प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कल के अधूरे रहे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने मौद्रिक नीति का अर्थ देखा था, मौद्रिक नीति की परिभाषा, मौद्रिक नीति का अर्थ के साथ साथ उसके उद्देश्यों के बारे में पूर्ण विस्तृत से बात की थी। आज इसी कंसर्न में आगे बात करते हैं कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं। मैं मौद्रिक नीति के उपकरण समझाने से पहले हल्का सा मुद्रा का निर्माण करने के लिए साख का निर्माण कैसे किया जाता है, या साख बनाई कैसे जाती है, या साख को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसका एक परिचय देना चाहूँगा। व्यापारिक बैंकें जो व्यक्ति की छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करती है और उन बचतों को सेविंग अकाउंट के रूप में जमा रखती है या करंट अकाउंट के रूप में रखती है। चूँकि सेविंग अकाउंट सभी व्यक्तियों के होते हैं और करंट अकाउंट केवल व्यापारियों के होते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने और पैसे निकालने की कुछ पाबंदियां होती है, जबकि करंट अकाउंट में पैसा निकालने और जमा कराने की किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं होती। दिन में चाहे जितने ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं वो व्यापारियों के लिए होते हैं। अब बैंकें हमारी बचतों को संग्रहित करती है और संग्रहित करके उस पैसे को राष्ट्र निर्माण में लगाती है। तो जितने भी प्रकार की व्यापारिक बैंकें हैं, जितने भी प्रकार की व्यापारिक बैंक हैं, वो साख का निर्माण करती है, यानी क्रेडिट को क्रिएट करती है। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम हमेशा व्यापारिक बैंकों का होता है। व्यापारिक बैंकें साख का निर्माण कर लेती है। कैसे कर लेती है, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। और जब व्यापारिक बैंकें इन साख का निर्माण करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, जो हमारा सर्वोच्च बैंक है, वो साख को नियंत्रण करती है। तो दूसरा पॉइंट यहां आता है साख नियंत्रण। अब साख को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण नीति अपनाई जाती है, जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति एक इस प्रकार की नीति होती है जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, साख को नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि साख को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा को कंट्रोल में लाने के लिए साख नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, या किन किन माध्यम से साख को नियंत्रित किया जा सकता है, या साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन कौन से टूल्स या तरीके अपनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साख होती क्या है, साख बनती कैसे है, और साख को नियंत्रण क्यों करना होता है। तो मैं बता चुका हूं, फिर बता दूं। साख का निर्माण व्यापारिक बैंकें करती है लोगों की बचतों को संग्रहित करके, और जब लोगों की बचतों को संग्रहित करके राष्ट्र निर्माण में वो साख को निर्माण करती है, तो उसी साख को कंट्रोल करना जरूरी है। अदरवाइज या तो मुद्रा प्रसार हो जाएगा, या मुद्रा संकुचन हो जाएगा, या तो महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, या वस्तुओं की कीमतें धरातल पर आ जाएगी। तो वो दोनों स्थितियां नहीं हो, और देश की करेंसी जो मार्केट में चल रही है, देश की करेंसी जो बैंकों के माध्यम से मार्केट में चल रही है, उसकी वैल्यूएशन सही बनी रहे, उसके लिए साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। और मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए जाने वाले प्रमुख टूल्स या उपकरण निम्न हैं। मौद्रिक नीति में निम्न उपकरणों को अपनाया जाता है। जैसे साख नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले बैंक दर को काम में लिया जाता है, खुले बाजार की क्रियाएं ली जाती है, नकद कोषानुपात, वैधानिक तरल कोषानुपात, रिपो दर, रिवर्स रिपो दर, चयनित साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई। साख सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है, बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाता है, चलन मुद्रा का विस्तार किया जाता है, बिल बाजार को डेवलप किया जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं होती है, गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, चयनित पुनर्निर्माण और पुनर्कटौती सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। ये तो केवल पॉइंट है, हमें एक एक का वर्णन समझना होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने कहा बैंक दर। तो बैंक दर के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रत्येक बैंक द्वारा, सबसे पहले बैंक दर, तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर
केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। तो अगर हमें साख को नियंत्रण करना है तो आरबीआई द्वारा बैंक दर को या तो घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। साख को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा की लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए। तो बैंक दर होती क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दीर्घकालीन हेतु जो ऋण दिया जाता है उसकी जो दर होती है वो बैंक दर कहलाती है। दूसरा है नकद कोषानुपात, जिसको अपन CRR बोलते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास नकद में करवाना अनिवार्य होता है। कोई भी बैंक जो होती है उसकी टोटल जो डिपॉजिट्स और सेविंग्स है उसका एक निर्धारित भाग आरबीआई के पास जमा कराना होता है। इट्स कॉल्ड CRR। उसे नकद कोषानुपात कहते हैं। आरबीआई द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए CRR की मात्रा को कभी भी घटाया जा सकता है, कभी भी बढ़ाया जा सकता है। CRR के घटाने या CRR के बढ़ाने के कारण बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा फंड हो गया है वो या तो आरबीआई चाहे तो अपने पास ले सकती है, या व्यापारिक बैंकों के पास फंड शॉर्टेज हो रहे हैं तो CRR को घटा के आरबीआई उनकी लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है, व्यापारिक बैंकों की लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है। तो दोनों चीज़ें कर सकती है। बैंकों की लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो CRR को घटा दिया जाएगा, बैंकों की लिक्विडिटी को आरबीआई को अपने पास खींचना है तो CRR को बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा है वैधानिक तरल अनुपात, जिसको अपन SLR बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। प्रत्येक बैंक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुल जमाओं का एक निश्चित तरल कोषानुपात, नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां आदि उसे अपने पास रखना होता है, उसे SLR कहा जाता है। बैंक की जितनी भी डिपॉजिट्स आती है प्रतिदिन, उसमें से एक निर्धारित भाग, जैसे 10%, 12%, 8%, 12%, जो भी दर उन्होंने तय कर रखे, उतना भाग उनको अपने पास रोकड़ में रखना होता है। शेष की वो आगे फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इनकी एक सेट पॉलिसी है। SLR की दर को भी आरबीआई जब चाहे जब घटा सकती है, बढ़ा सकती है, लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति की नीतियों के अंतर्गत मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए, साख को नियंत्रण करने के लिए SLR भी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, CRR भी बढ़ा सकती है। अक्सर परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नकद कोषानुपात क्या है, वैधानिक तरल कोषानुपात क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, नकद कोषानुपात वो होता है जिसमें बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जो रखा जाता है वो नकद कोषानुपात है, और SLR वो होती है जो टोटल डिपॉजिट्स और सेविंग में से बैंकें अपने पास जो मिनिमम कोष रखती है वो SLR कहलाता है। इन दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए थ्रू बाय आरबीआई। फिर आता है रिपो दर। अभी देखिए, रिपो दर जो है एक सामान्य सा शब्द है जो अखबारों में जो छपता है कि आरबीआई ने रिपो दर घटा दी, बढ़ा दी। एक दूसरा इसी के कंसर्न में और है रिवर्स रिपो दर। रिवर्स रिपो दर घटा दी, बढ़ा दी, तो इनके घटने और बढ़ने के कारण ब्याज की दरें घट बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, ये होती क्या है? ब्याज की तरह दर जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, इसे रिपो दर कहते हैं। बैंकों को जो लोन मिलता है आरबीआई से, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इट्स कॉल्ड रिपो दर। रिपो दर के अंतर्गत आरबीआई ये डिसाइड करेगी कि ब्याज की तरह ही केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की जमानत पर, उन्होंने कुछ प्रतिभूतियां अपने पास रख रखी है, उस प्रतिभूतियों की जमानत पर जो दर दी जाती है, इट्स कॉल्ड रिपो दर। अब प्रश्न उत्तर है रिवर्स रिपो। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। जिस ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लिया जाता है, पहले तो था दिया जाता है, अब होता है लिया जाता है। आरबीआई खुद लेती है लोन, पैसा कम पड़ जाता है तो इनसे पैसे लेती है, उसे रिवर्स रिपो दर कहते हैं। जो रेट लिया गया है, जो लोन लिया गया है, उसकी वापस जो चुकाना है आरबीआई को, वो रिवर्स रिपो दर। उसको जब घटाया बढ़ाया जाता है तो उसके ब्याज की दरें भी घट बढ़ जाती हैं। उसके अलावा आरबीआई द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं को काम में लिया जाता है। खुले बाजार का मतलब हो गया ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आरबीआई कूदेगी, खुद प्रतिभूतियां खरीदेगी अगर लिक्विडिटी अपने पास खींचनी है तो। अगर उसको खुद को
किसी प्रकार की लिक्विडिटी जो बाजार में बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्रतिभूतियाँ जारी कर देगी, प्रतिभूतियाँ बेचेगी, तो लोगों के पास जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो सब उन प्रतिभूतियों के माध्यम से खिंच जाएगा। और यदि मार्केट को पैसों की ज़रूरत है, मार्केट को पैसा चाहिए, तो फिर वो खुद अपनी प्रतिभूतियाँ बेच भी सकती है, खुद भी खरीद सकती है, खुद भी बेच सकती है। तो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत दोनों कार्य किए जाते हैं। हमने लिखा है केंद्रीय बैंक द्वारा देश में साख की मात्रा को नियंत्रित व विस्तार हेतु जो क्रियाएं बाजार में की जाती है वो खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है। इसके अंतर्गत जब केंद्रीय बैंक बाजार में साख नियंत्रण करना चाहता है तो उसके द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा अथवा साख विस्तार में केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगी, खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। उसके बाद है चयनित साख नियंत्रण। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में, कुछ सेलेक्टिव पोर्शन में, कुछ सेलेक्टिव प्रतिभूतियों में या तो विनियोग किया जाता है या उनकी बेची जाती है। इसकी सहायता से व्यापारिक बैंक साख की कुल मात्रा को प्रभावित किए बिना साख के उपयोग प्राथमिकता लागत को प्रभावित करती है, जैसे मार्जिन निर्धारण कर देना, अग्रिमों को अधिकतम सीमा पर निर्धारण करना, विवादात्मक ब्याज दर आदि का निर्धारण किया जाता है। इसको अपन वापस पीछे जाके भी देख सकते हैं कि चयनित साख के अंतर्गत क्या किया जा सकता है। तो चयनित साख के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, उसका विस्तार किया जा सकता है, बैंक शाखाओं का विस्तार किया जा सकता है, नई ब्रांचेस खोली जा सकती है, चलन मुद्रा जो चलन में मुद्रा है उसका विस्तार किया जा सकता है, बिल बाजार का विस्तार किया जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं दी जा सकती है, सेलेक्टेड कुछ प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उनके लिए ऋण सुविधाएं दी जा सकती है, गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधाएं दी जा सकती है, पुनर्भुगतान और पुनर्कटौती की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये सब साख नियंत्रण और साख विस्तार की है। ये ओपन सेक्टर है, ये ओपन में किया जाता है और ये इनडायरेक्टली क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे मौद्रिक नीति की कुछ सीमाएं हैं। ये तो थी मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति के उपकरण। उपकरण के बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं में पहला है संगठित मुद्रा बाजार का अभाव। हमारा जो मुद्रा बाजार है, देश का जो मनी मार्केट है, वो संगठित नहीं है, वो बड़ा असंगठित है। असंगठित होने के कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगठित तो असंगठित मुद्रा बाजार में परस्पर समन्वय का अभाव। अब संगठित क्या होता है, असंगठित क्या होता है? संगठित में तो सभी प्रकार की बैंकें, सभी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सम्मिलित किए जाते हैं। असंगठित में सभी प्रकार के सेठ, साहूकार, महाजन जो होते हैं, जो पैसे उधार देते हैं, ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं, तो इन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है। संगठित और असंगठित में आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई लेन देन नहीं करते, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कई बार सक्सेस नहीं हो पाती। विकसित बिल बाजार का अभाव। आज भी हमारा बिल बाजार पूरा डेवलप नहीं है। जो बिल बाजार होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल रही या मॉनेटरी मार्केट रिच हो गया, उसका अभाव है। स्वीकृत व कटौती गृहों का भी विकास नहीं हुआ है, बहुत धीमी गति से विकास हुआ है। हमारा जो पूरा के पूरा मार्केट है वो इस पर आधारित है कि हमने कितना कुछ बिल बाजार को विकसित किया है। तो बिल बाजार हमारा अभी भी डेवलप नहीं है, बिल बाजार का अभाव है। स्वीकृत व कटौती गृहों के अभाव है। ये आगे जाके आपको बताएंगे स्वीकृति गृह क्या होता है, कटौती गृह क्या होता है। जो बिलों की कटौती करते हैं, जो चेकों का, प्रतिभूतियों का क्लियरेंस करते हैं, उनका भी अभी तक ढंग से कार्य नहीं होता। संतुलित व पर्याप्त बैंकिंग सेवाओं का अभाव है। आज भी गाँव में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर एक बैंक नहीं है। हमारी बैंकिंग शाखाओं का आज भी कमी है और अब तो सरकार ने शाखाओं का विलय करना शुरू कर दिया, शाखाएं वापस बंद करनी शुरू कर दी, शाखाओं को कम करना शुरू कर दिया। तो आज भी बैंकिंग सेवाओं का अभाव है। आज भी हमारे पास ऋणों की मौसमी डिमांड रहती है। किसान को ऋण का पैसा चाहिए जब उसको फसल आई नहीं होती है, बीज, खाद, यूरिया के लिए, और जब फसल आ जाती है तो वो भुगतान कर देता है। तो हमेशा 12 ही महीने एक जैसी डिमांड नहीं रहती, सीजनल डिमांड रहती है। सीजनल डिमांड के कारण क्रेडिट को कंट्रोल करने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ब्याज दरों की भिन्नता पाई जाती है। हमारे देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके अलग अलग हैं। हाउसिंग लोन के अलग होते हैं, कार लोन के अलग होते हैं, पर्सनल लोन के अलग होते हैं, एग्रीकल्चर लोन के अलग होते हैं। तो इतनी भिन्नताएं पाई जाती है कि अक्सर व्यक्ति झूठ बोल के पैसा लेता है, लेता किसी उद्देश्य से के लिए, लगाता किसी और उद्देश्य में। मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति में समन्वय का अभाव। मौद्रिक नीति की तो परिचर्चा अपन ने की है, अगले वीडियो में हम राजकोषीय नीति की करेंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं, आर्थिक विकास की अवस्था फुली डेवलप है नहीं, तो उसकी भी अवस्था अच्छी नहीं है। बैंकिंग आदतें ही नहीं हैं लोगों में, बैंक में खाता खुलाना, जाना, पैसे निकालना, करना। ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव है। ब्याज दर जो एक बार निर्धारित हो गई लंबे समय तक वही रहती है, न तो वो घटती है न बढ़ती है। परिस्थितियाँ जरूर बदलती है लेकिन ब्याज दर नहीं घटती बढ़ती। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पूरी के पूरी मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में देखा। तो मौद्रिक नीति के दो तरह के उपकरण हैं, साख नियंत्रण के ये हैं, साख सुविधाओं के विस्तार के ये हैं। एक एक हमने पूरा विस्तृत से परिचर्चा की। आप इसको ढंग से तैयार करें, परीक्षा में इसके आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ये इसकी आलोचनात्मक व्याख्या जब परीक्षा में पूछी जाती है तो सीमाएं और दोष भी बताने होते हैं। और अगर आलोचनाएं नहीं पूछी है फिर भी अगर आप बिना वर्णन के लिख देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब किसी भी नीति को, किसी भी नियम को किया जाता है तो उसकी आलोचनाएं साथ में एक बार याद करना और पढ़ना अति आवश्यक होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।